दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों, एक दो वीडियो में कुछ ऐसा हुआ कि वो वीडियोस थोड़ी लंबी थी, तो वहाँ पर मैंने सही से उसको स्ट्रक्चर को नहीं समझाया, सिंपली उसको ट्रांसलेट कर दिया। तो एक दो कमेंट्स मुझे मिले, उन्होंने कहा कि सर आप जब आप इस तरह के वीडियोस लाते हैं तो उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया कीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इसको वर्ड टू वर्ड बिल्कुल ट्रांसलेट करूँगा। उसके अलावा दोस्तों, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके अंदर आएंगे उसको मैं पूरी तरह से कवर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पॉटर। दोस्तों, पॉटर का मतलब होता है कुम्हार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A tall and strong potter lived in a village। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। LIV लिव का मतलब होता है रहना, निवास करना किसी स्थान पर, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो इसका क्या अर्थ हुआ? आ टॉल एक लंबा, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत, पॉटर कुम्हार, लिव्ड रहता था, इन आ विलेज एक गांव में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक लंबा और मजबूत कुम्हार एक गांव में रहता था। हिज हार्ड वर्क हैड डेवलप्ड हिज मसल्स। दोस्तों, इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब ऐसा कोई वाक्य जहाँ पर हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी। इस तरह के वाक्यों में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। डेवलप का मतलब होता है विकास करना, किसी चीज़ को विकसित करना, और थर्ड फॉर्म है डेवलप्ड। तो क्या अर्थ हुआ? हिज हार्ड वर्क। दोस्तों, मैं चाहूँगा आप इस शब्द पर ध्यान दें। देखिए, एक वर्ड है वर्क हार्ड। वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना, जो कि एक क्रिया है, मतलब वो वर्ब है। और हार्ड वर्क जो है वो नाउन है। तो यहाँ पर ये जो इस वर्ड इस्तेमाल किया गया है ये एक नाउन है। हार्ड वर्क का मतलब होता है मेहनत, परिश्रम। तो क्या अर्थ हुआ? हिज हार्ड वर्क मतलब उसकी मेहनत ने, हैड डेवलप्ड विकसित कर दिया था, हिज मसल्स उसकी मांस पेशियों को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसकी मेहनत ने उसकी मांसपेशियों को विकसित कर दिया था। 10 इस तरह से, ही लुक्ड वह लगता था, लाइक अ रेसलर एक पहलवान की तरह। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई। लुक मतलब दिखना, सेकंड फॉर्म लुक्ड। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इसलिए वह एक पहलवान जैसा दिखता था। वन डे वाइल ही वॉज वॉकिंग on a road, his dhoti got entangled between his feet and he fell down। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लंबा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं ट्रांसलेट करूँगा। और वाइल का मतलब होता है दौरान। वन डे एक दिन, वाइल मतलब जिस दौरान, ही वॉज वॉकिंग, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और वॉक मतलब चलना। वाइल ही वॉज वॉकिंग ऑन ए रोड मतलब एक दिन जिस दौरान वह सड़क पर चल रहा था। हिज धोती गॉट इंटेंगल्ड। दोस्तों, इंटेंगल्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ में फंस जाना। और जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। तो गेट इंटेंगल्ड का अर्थ होता है फंस जाना, अटक जाना, और सेकंड फॉर्म में गॉट इंटेंगल्ड। तो क्या अर्थ हुआ? हिज धोती गॉट इंटेंगल्ड मतलब उसकी धोती फंस गई, बिटवीन हिज फीट उसके पैरों के बीच में, एंड ही फेल डाउन, फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल, एंड ही फेल डाउन और वो नीचे गिर गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन जिस दौरान वह सड़क पर चल रहा था उसकी धोती उसके पैरों के बीच में फंस गई और वो नीचे गिर गया। आगे देखिए। अनफॉर्चुनेटली
his head hit against a big stone। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है। सबसे पहले आप एडवर्ब के अर्थ को समझ लीजिए। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। और आप देखेंगे जो ज़्यादातर एडवर्ब हैं वो ly पे ख़त्म होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से, या कह सकते हैं बदकिस्मती से। तो क्या अर्थ हुआ? अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, हिज हेड उसका सर, हिट टकरा गया, अगेंस्ट अ बिग स्टोन एक बड़े पत्थर से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दुर्भाग्य से उसका सिर एक बड़े पत्थर से टकरा गया। कॉन्सिक्वेंटली हिज हैड गॉट इंजर्ड बैडली। दोस्तों कॉन्सिक्वेंटली को आप नोट कर लीजिए, इसका मतलब होता है फलस्वरूप, और ये भी एडवर्ब है। तो क्या अर्थ हुआ कि फलस्वरूप हिज हैड गॉट इंजर्ड। गेट इंजर्ड मतलब घायल होना, और ये सेकंड फॉर्म है गॉट इंजर्ड। क्या अर्थ हुआ कि फलस्वरूप हिज हैड गॉट इंजर्ड बैडली, उसका सिर बुरी तरह से घायल हो गया। कॉजिंग बनाता हुआ, अ डीप वुंड एक गहरा जख्म या कह सकते हैं घाव, ऑन हिज फोरहेड उसके माथे पर। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि फलस्वरूप उसका जो सर था वो बुरी तरह से घायल हो गया। कॉजिंग अ डीप वुंड ऑन हिज फोरहेड, उसके माथे पर, फोरहेड मतलब माथा, उसके माथे पर एक बड़ा घाव करते हुए। कॉज मतलब करना। चलिए आगे देखिए। द वुंड ऑन हिज फोरहेड गॉट हील्ड विद टाइम। दोस्तों हील्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का ठीक हो जाना, और ये जो है ये एडजेक्टिव है। और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब बनाएंगे तो आपको वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो गेट हील्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का, चोट वगैरह का, घाव का ठीक होना, और सेकंड फॉर्म है गॉट हील्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द वुंड ऑन हिज फोरहेड गॉट हील्ड विद टाइम। क्या अर्थ हुआ कि समय के साथ उसके जो माथे पर घाव था वो ठीक हो गया, बट लेकिन इट लेफ्ट अ बिग मार्क ऑन हिज हेड। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और आप फर्स्ट फॉर्म को नोट कर लीजिए, LEAVE। लीव का मतलब होता है छोड़ना, निकलना। कई इसके मतलब होते हैं, यहाँ इसका मतलब है लीव का छोड़ना, और सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। तो क्या अर्थ हुआ? बट लेकिन इट लेफ्ट अ बिग मार्क ऑन हिज हेड, लेकिन इसने उसके माथे पर एक बड़ा निशान छोड़ दिया। तो दोस्तों इस बात से आप समझ ही आगे होगी आपको बात की, जो उस व्यक्ति का, कुम्हार का जो सिर टकराया था, जो उसका सिर काफ़ी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके कारण उसके माथे पे ज़ख्म हो गया। और समय के साथ साथ जो उसका माथा था, उस पर जो ज़ख्म था वो ठीक हो गया, लेकिन क्या हुआ, उसके माथे पर एक बड़ा निशान छूट गया। आगे देखिए। टाइम पास्ड बाय, समय गुजर गया। द पॉटर केप्ट मेकिंग ब्यूटीफुल पॉट्स टू अर्न आ लिविंग। दोस्तों इस स्ट्रक्चर को मैं समझाना चाहूँगा। यहाँ कैप्ट के साथ फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी क्रिया को बराबर करता रहा या फिर करता रहता था, तो ऐसे स्थानों पर कैप्ट के साथ फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे वह खेलता रहा, ही कैप्ट प्लेइंग, वह नाचता रहा, ही कैप्ट डांसिंग, मैं दौड़ता रहा, आई कैप्ट रनिंग। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ आप दर्शाते हैं पास्ट में आप किसी क्रिया को बराबर करते रहे, वहाँ सब्जेक्ट के बाद कैप्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द पॉटर कैप्ट मेकिंग ब्यूटीफुल पॉट्स। पॉट्स का मतलब होता है बर्तन, मतलब कि क्या हुआ कि कुम्हार सुंदर बर्तन बनाता रहा, टू अर्न आ लिविंग, आजीविका कमाने के लिए। दोस्तों लिविंग का मतलब होता है आजीविका, जिसको रोजी रोटी भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति जो भी काम करे अपनी आजीविका को, अपने भरण पोषण को करने के लिए जो काम करे उसको लिविंग कहा जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो पॉटर था, कुम्हार था, वो सुंदर, मतलब अपनी आजीविका कमाने के लिए सुंदर बर्तन बनाता रहा। वंस एक बार, द एरिया जो क्षेत्र था, एरिया मतलब इलाका, क्षेत्र, वेयर द पॉटर लिव्ड मतलब जो इलाका था जहाँ पॉटर लिव्ड, जहाँ पर कुम्हार रहता था, वॉज स्ट्रक बाय अ सीवियर फैमिन। फैमिन का मतलब होता है अकाल। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वंस मतलब वंस द एरिया वेयर द पॉटर लिव्ड मतलब एक बार जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में कुम्हार रहता था, वॉज स्ट्रक बाय अ सीवियर फैमिन, वहाँ एक भयंकर सूखा पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा।
चलिए, और दोस्तों अकाल का मतलब होता है ऐसी स्थिति जब कोई भी खाने पीने की जो चीज़ें हों वो पैदा ना हो सकें, उसे फैमिन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है अकाल। आगे देखिए, सो इसलिए पीपल बिगेन टू मूव टू वेरियस सिटीज़ एंड टाउन्स। दोस्तों बिगिन मतलब शुरू कर देना, सेकंड फॉर्म बिगिन, तो क्या अर्थ हुआ, इसलिए जो लोग थे बिगेन टू मूव, वो जाने लगे टू वेरियस सिटीज़, अलग अलग सिटीज़ में, शहरों में जाने लगे, टाउन्स, और जो टाउन्स थे, टाउन का मतलब होता है छोटा कस्बा। दोस्तों इन शब्दों को भी आप याद रखें, जो छोटा कस्बा होता है उसको टाउन कहा जाता है और शहर को सिटी कहा जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, इसलिए जो लोग थे तो वो मतलब जाने लगे, मूव होने लगे टू वेरियस सिटीज़, अलग अलग शहरों को, एंड टाउन्स और कस्बों को। द पॉटर मूव्ड टू द कैपिटल ऑफ द किंगडम, जो कुम्हार था वो राज्य की राजधानी में चला गया। कैपिटल मतलब राजधानी, तो वो वहाँ मूव हो गया, मतलब जो कुम्हार था वो उस राज्य की राजधानी में चला गया। चलिए आगे देखिए, अपॉन रीचिंग द कैपिटल, राजधानी पहुंचकर, ही हर्ड अबाउट द रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इन द किंग्स आर्मी। दोस्तों देखिए, किंग के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका अर्थ होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ भी जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं राजू की कार, तो आप क्या लिखेंगे, राजू, वहाँ पर आप एपिस्ट्रोफी एस लगाएंगे, राजूस कार। तो इस तरह से जब भी आप कुछ किसी व्यक्ति या नाम के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ आपको वहाँ करना होगा। तो क्या अर्थ हुआ, अपॉन रीचिंग द कैपिटल, तो किंग्स आर्मी का मतलब हो गया राजा की आर्मी। अपॉन रीचिंग द कैपिटल, राजधानी पहुंचकर, ही हर्ड, हियर मतलब सुनना, सेकंड फ्रॉम हर्ड, ही हर्ड उसने सुना, क्या सुना, अबाउट द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है नौकरी वगैरह में लगना, उसे रिक्रूटमेंट कहा जाता है। ऑफ सोल्जर्स इन द किंग्स आर्मी, मतलब राजधानी पहुंचकर उसने राजा की आर्मी में सिपाहियों की भर्ती के बारे में सुना। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती, तो जब वो वहाँ पर पहुँच गया राजधानी, तो उसने वहाँ राजा की आर्मी में सिपाहियों की भर्ती के बारे में सुना। ऑलवेज ड्रीमिंग टू बी अ सोल्जर, मतलब हमेशा उस सपना देखा था टू बी अ सोल्जर, एक सिपाही होने का। द पॉटर डिसाइडेड, पॉटर ने निर्णय किया, डिसाइड मतलब फैसला करना, निर्णय करना। कुम्हार ने फैसला किया टू ज्वाइन, शामिल होने का, द आर्मी, उसने आर्मी में शामिल होने का फैसला किया। ही सैड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, आई हैव डिसाइडेड टू चेंज माई प्रोफेशन। दोस्तों इस वाक्य में आप देखिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, जहाँ पर हैज़ या हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन तो आपको हैव का यूज़ करना है, और यदि सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन तब आपको हैज़ का यूज़ करना होगा। तो फिलहाल यहाँ सब्जेक्ट आई है तो रूल के अकॉर्डिंगली आई के साथ हैव का यूज़ किया गया और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला किया है, मैंने निर्णय किया है, टू चेंज, बदलने का, माई प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। तो उसने क्या कहा, उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने अपना पेशा बदलने का निर्णय किया है, फैसला किया है। आई विल नॉट मेक पॉट्स एनी मोर इफ़ आई गेट सिलेक्टेड फॉर द किंग्स आर्मी। तो उसने क्या कहा, आई विल नॉट मेक पोर्ट्स एनी मोर इफ़ आई गेट सिलेक्टेड फॉर द किंग्स आर्मी, अगर, यदि, या कह सकते हैं कि अगर मैं राजा की आर्मी में मेरा चयन हो जाएगा, सिलेक्ट मतलब होता है चयन होना, तो उसने क्या कहा कि अगर, या कह सकते हैं कि यदि राजा की आर्मी में, राजा की जो आर्मी है उसमें मेरा चयन हो जाएगा, फिर मैं आई विल नॉट मेक पोर्ट्स एनी मोर, फिर मैं बर्तन नहीं बनाऊंगा। चलिए आगे देखिए, डोंट स्पीक लाइक दैट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये इम्पेरेटिव का वाक्य है। इम्पेरेटिव का अर्थ होता है ऐसा वाक्य जहाँ पर कोई आदेश दिया जाए, जिसे हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। और जब हम इस तरह के वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर यदि नेगेटिव का वाक्य होगा तो उसकी शुरुआत में ही डोंट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, और ऐसे वाक्यों के अंदर सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, डोंट स्पीक लाइक दैट, ऐसा मत बोलो।
आर प्रोफेशन इज़ बेस्ट फॉर अस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सबसे पहले आप सिंपल प्रेजेंट को समझ लीजिए। जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर इज़ एम आर का इज़ एम आर इनमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं, इस तरह के वाक्यों को सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्ब का मतलब है कि एक्शन वर्ब का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? डोंट स्पीक लाइक दैट, ऐसा मत बोलो। आर प्रोफेशन इज़ बेस्ट फॉर अस, जो हमारा पेशा हमारे लिए सबसे अच्छा है। फॉर अस मतलब हमारे लिए। इट हैज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ आर एंसेस्टर्स, इसमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद और एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज। तो जो उस व्यक्ति की पत्नी थी उसने कहा कि इसके अंदर मतलब जो हमारा पेशा है वो हमारे लिए सबसे अच्छा है और इसमें हमारे जो पूर्वज हैं उनका क्या है? आशीर्वाद है। मोर ओवर, वैसे भी इट इज़ आर आइडेंटिटी, ये हमारी पहचान है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ आर आइडेंटिटी। दोस्तों अफोर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, सहन करना। तो उसने क्या कहा? वी कैन नॉट अफोर्ड, हम सहन नहीं कर सकते, टू लूज़ आर आइडेंटिटी। लूज़ का मतलब होता है खोना या फिर गंवाना। तो उसने क्या कहा कि हम अपनी पहचान को खोना जो है सहन नहीं कर सकते। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना पहचान के, अ पर्सन इज़ लाइक अ रूटलेस प्लांट, एक जो व्यक्ति है वो क्या है? वो एक तरह के बिना जड़ वाला पौधा है। विच सून विदर्स, जो मुरझा जाता है। और दोस्तों देखिए आज की स्टोरी में आपको कितने अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग सीखने को मिल रहे हैं। तो मेरी हमेशा आपसे यही अनुरोध होता है कि जब भी आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उन्हें नोट ज़रूर किया कीजिए। तो दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। विदर का मतलब होता है मुरझाना और ये फिफ्थ फॉर्म है विदर्स। तो उसने आगे क्या कहा? विदाउट एन आइडेंटिटी मतलब बिना पहचान के, अ पर्सन एक व्यक्ति, इज़ लाइक अ रूटलेस प्लांट, एक व्यक्ति जो है वो एक रूटलेस। दोस्तों रूटलेस का मतलब है बिना जड़ का, जड़ रहित जिसमें जड़ ना हो, और प्लांट मतलब पौधा। जो एक व्यक्ति है वो बिना जड़ के पौधे के समान है। विच सून विदर्स, जो जल्दी ही मुरझा जाता है। मोर ओवर, वैसे भी ब्लोइंग विंड और फ्लारिंग वाटर कैन मूव इट एनीवेयर, और वैसे भी जो बहती हुई हवा है, ब्लोइंग विंड मतलब जो बहती हुई हवा है, और फ्लोइंग वाटर और जो चलता हुआ पानी है, कैन मूव इट एनीवेयर, वो उसको कहीं भी लेके जा सकता है। द पॉटर्स वाइफ सेड, कुम्हार की पत्नी ने कहा। चलिए आगे देखिए। यू आर अ फूल एंड अ कावर्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल, जैसे ऊपर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिंपल प्रेजेंट का, ये भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। चलिए इसकी मीनिंग क्या हुई देख लेते हैं। फूल का मतलब मूर्ख और कावर्ड का मतलब होता है कायर या फिर डरपोक। तो उसने क्या कहा? यू आर अ फूल एंड अ कावर्ड, मतलब आप एक मूर्ख और डरपोक हो, या कह सकते हैं कायर हो। लाइक द अदर्स, दूसरों की तरह। हु नेवर डेयर, जो कभी भी साहस नहीं करते। टू ट्राई, आजमाने की, एनीथिंग न्यू, जो कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते। सेड द पॉटर, पॉटर मतलब कि कुम्हार ने कहा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि कुम्हार ने कहा कि यू आर ए फूल एंड ए कावर्ड लाइक द अदर्स, मतलब आप एक मूर्ख और कायर के समान हो, और मतलब कायर के समान हो, लाइक द अदर्स जैसे दूसरे होते हैं। हु नेवर डेयर टू ट्राई एनीथिंग न्यू, जो कभी भी कुछ नया आजमाने की, कुछ नया करने की जो कोशिश नहीं करते। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यदि यहाँ पर हम जैसे हम कहानी देख रहे हो, आपने देखा होगा दोस्तों कई बार कहानियों के माध्यम से कई सारी चीज़ें होती हैं जो बड़ी मोटिवेट करती हैं। तो आज की भी यदि कहानी के बारे में देखो तो इसके अंदर काफ़ी सारी जो लाइन्स हैं बहुत ही अच्छी हैं। जैसे हमने इस लाइन को देखा, तो यदि कई बार ऐसा होता है हम कुछ कर रहे हैं लेकिन हम कुछ नया नहीं करना चाहते हो, कई बार ऐसा हो भी सकता है कि यदि हम कुछ नया करते हैं तो शायद उसके अंदर हमें सफलता भी मिले, लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो कुछ नया करना ही नहीं चाहते। चलिए आगे देखिए। वी कैन ऑलवेज ट्राई न्यू डिज़ाइंस, हम हमेशा ही जो नए डिज़ाइंस हैं उनको ट्राई कर सकते हैं, उनको आजमा सकते हैं। एंड शेप्स, और शेप्स को इन मेकिंग पॉट्स, बर्तनों को बनाने में जो अलग अलग शेप्स हैं, जो डिज़ाइन, उसको हम आजमा सकते हैं। दैट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर अस, वो हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। फ्रूटफुल मतलब लाभदायक होना। द वाइफ प्रेजेंटेड हर व्यूज़, जो वाइफ थी उसने अपने व्यूज़ को, व्यू का मतलब हो गया उसका जो उसका मत था, उसने उसको पेश किया अपनी बात को। बट द पॉटर
हु वॉज डेस्परेट टू बिकम आ सोल्जर। और दोस्तों डेस्परेट एडजेक्टिव है। डेस्परेट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को करने के लिए आतुर हो तो उसे डेस्परेट कहा जाता है। और आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए, डेस्परेट मतलब आतुर, जो कि एक एडजेक्टिव है। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने के लिए हु का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, बट लेकिन द पॉटर बट द पॉटर हु वॉज डेस्परेट टू बिकम अ सोल्जर, लेकिन कुम्हार जो एक सोल्जर बनने में, मतलब एक सिपाही बनने में जो बहुत ज़्यादा आतुर था, बनने को जो बहुत ज़्यादा आतुर था, डिड नॉट लिसन टू हर, उसने उसकी बात को नहीं सुना, एंड वेंट टू ज्वाइन द किंग्स आर्मी, और वो राजा की आर्मी को ज्वाइन करने के लिए चला गया। चलिए आगे देखिए। नाउ अब एज ही हैड अ स्ट्रॉन्ग एंड टॉल बॉडी, और अब जैसा कि उसके पास एक मजबूत और लंबा शरीर था, ही वॉज इमीडिएटली सिलेक्टेड, वह तुरंत उसका चयन हो गया, मतलब उसको तुरंत चुन लिया गया। सिलेक्ट मतलब चुनना, चुनाव करना, तो उसका तुरंत उसका चयन कर लिया गया। ही हैप्पीली ज्वाइंड द किंग्स आर्मी, उसने खुशी खुशी राजा की जो आर्मी थी उसको उसमें वो शामिल हो गया एज अ सोल्जर, एक सिपाही के रूप में। हिज ड्रीम टू बी आ सोल्जर हैड कम ट्रू, और दोस्तों मैं चाहूँगा आप इसकी मीनिंग को जरूर नोट कर लीजिए। कम ट्रू का अर्थ होता है किसी चीज़ का सच होना, और थर्ड इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है कम ट्रू, सेकंड फॉर्म केम ट्रू और थर्ड फॉर्म है कम ट्रू। तो यहाँ पर इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है, और जब आप देखेंगे हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो इसकी देखिए मीनिंग बड़े आप आराम से निकाल सकते हैं। हिज ड्रीम टू बी अ सोल्जर हैड कम ट्रू, उसका सपना, मतलब एक सोल्जर होने का जो उसका सपना था वो सच हो गया था, सच हो चुका था। वंस एक बार द किंग विजिटेड हिज आर्मी कैंटोनमेंट टू सी द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी, और दोस्तों कैंटोनमेंट को आप नोट कर लीजिए, इसका अर्थ होता है छावनी। तो क्या अर्थ हुआ, वंस एक बार द किंग विजिटेड हिज आर्मी कैंटोनमेंट, एक बार राजा ने अपनी जो आर्मी की फौज की जो छावनी थी वहाँ पर उन्होंने विजिट किया। विजिट का मतलब कहीं का दौरा करना, जाना, तो वो अपने आर्मी की जो छावनी थी उसमें वो गए। टू सी द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी, अपनी आर्मी की ताकत को देखने के लिए। ही स्टार्टेड मीटिंग ऑल द सोल्जर्स, वह सारे सिपाहियों से मिलने लगे। अपॉन मीटिंग द पॉटर मतलब कि कुम्हार से मिलने पर द किंग वॉज रियली इम्प्रेस्ड, जो राजा था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। विद हिज टॉल एंड मस्कुलर बॉडी, मतलब उसके एक लंबे और मस्कुलर बॉडी से, मस्कुलर का मतलब है मांसपेशियों वाला, जो उसका मस्कुलर बॉडी थी और जो उसका लंबा शरीर था, उससे जो राजा था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। When the king saw a big scar on his forehead, दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, और जैसा मैंने आपको बताया जब हम किसी भी वाक्य में सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो वो वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य कहलाता है। तो क्या अर्थ हुआ, वैन जब द किंग सॉ, जब राजा ने देखा, अ बिग स्कार, एक बड़ा निशान, ऑन हिज फोरहेड, उसके माथे पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब राजा ने उसके माथे पर एक बड़ा निशान देखा, ही थॉट, उसे लगा, थिंक मतलब सोचना लगना, सेकंड फ्रॉम थॉट, उसे लगा, दैट ही वॉज ए ग्रेट वॉरियर, वॉरियर का मतलब होता है बहुत बड़ा योद्धा। ही वॉज ए ग्रेट वॉरियर, उसको लगा कि ये बहुत बड़ा योद्धा है। ही अज्यूम्ड, दोस्तों अज्यूम का मतलब होता है कोई चीज़ मान लेना, सेकंड फ्रॉम अज्यूम्ड। ही अज्यूम्ड, उसने मान लिया, दैट ही मस्ट हैव गॉट अ फैटल वुंड, मतलब उसे ज़रूर कोई भी एक फैटल मतलब एक घातक जख्म लगा होगा, कॉज्ड बाय अ स्वॉर्ड, किसी तलवार से, दैट हैज़ लेफ्ट बिहाइंड सच अ बिग मार्क ऑन हिज फोरहेड, जिसने उसके माथे पर इतना एक बड़ा निशान छोड़ दिया है। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा, जब राजा साहब ने उसके माथे पर एक बहुत बड़ा निशान देखा तो उन्होंने इस बात को अज्यूम कर लिया, मान लिया कि ये ज़रूर कोई मतलब फैटल वुंड होगा, बहुत ही घातक जख्म जो कि किसी तलवार से लगा होगा, जो कि जिसने उसके माथे पर एक बड़ा निशान छोड़ दिया। चलिए आगे देखिए। To select the strongest soldiers in order to appoint as his bodyguards, the king decided to organize a duel competition.
क्या अर्थ हुआ? टू सिलेक्ट, सिलेक्ट मतलब चुनना, टू सिलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स इन ऑर्डर टू अपॉइंट हिज बॉडीगार्ड्स। मतलब क्या हुआ? इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, के वास्ते, और अपॉइंट का मतलब किसी को नियुक्त करना, मतलब अपने बॉडीगार्ड के रूप में, सुरक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त करने के लिए सबसे मजबूत सिपाही को अपने अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए द किंग डिसाइडेड, राजा ने फैसला किया, टू ऑर्गेनाइज अ डुअल कंपटीशन, एक मतलब एक डबल कंपटीशन, प्रतियोगिता का आयोजन करने का राजा साहब ने फैसला किया। आगे देखिए, ही स्पेशली इन्वाइटेड द पॉटर, स्पेशली मतलब विशेष रूप से, उन्होंने विशेष रूप से पॉटर को, कुम्हार को आमंत्रित किया, टू डेमोन्स्ट्रेट, दिखाने के लिए, हिज फाइटिंग स्किल्स, मतलब जो उसके फाइटिंग स्किल्स थे। फाइटिंग स्किल्स का मतलब होता है लड़ने का कौशल, जो उसके लड़ने के जो कौशल्स थे उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दिखाने के लिए राजा साहब ने उसको स्पेशली मतलब विशेष रूप से आमंत्रित किया। द कॉम्पिटिशन बिगेन, जो कॉम्पिटिशन था, जो प्रतियोगिता थी वो शुरू हुई। द सोल्जर्स प्रेजेंटेड देयर फाइटिंग स्किल्स, प्रेजेंट मतलब दिखाना, और जो सिपाही थे उन्होंने अपने फाइटिंग स्किल्स मतलब जो उनके लड़ाई के जो हुनर थे वो उनका उन्होंने प्रदर्शन किया। बट लेकिन द किंग डिड नॉट सी दैट टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बिल्ट सोल्जर पॉटर होम ही वॉज ईगरली, लेकिन जो राजा थे उन्होंने नहीं देखा कि जो लंबा और मजबूत शरीर वाला जो सिपाही है, मतलब जो पॉटर था, होम जिसको, ही वॉज ईगरली वेटिंग टू सी, मतलब जिसका वो उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे थे देखने का, जिसका मतलब जिसे देखने के लिए वो उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे थे। ही मस्ट बी अ सोल्जर ऑफ स्ट्रॉन्ग एथिक्स, तो उन्होंने क्या सोचा कि ये अवश्य ही एक मजबूत एथिक्स वाला, तो उन्होंने सोचा कि ये अवश्य ही एक दृढ़ नैतिकता वाला, एथिक्स में नैतिकता वाला सिपाही होगा। हु डज़ नॉट बिलीव, जो इस बात को नहीं मानता, इन शोइंग ऑफ हिज ब्रेवरी, जो अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करने के बाद में विश्वास नहीं रखता। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा। जो राजा साहब थे उन्होंने ये सोचा कि ये जो सिपाही है शायद इस तरह का होगा कि जो बहुत ही ज़्यादा हाई एथिक्स वाला व्यक्ति है, दृढ़ नैतिकता वाला, जो अपना बहादुरी का प्रदर्शन करने में विश्वास नहीं रखता। द किंग थॉट, द किंग, ऐसा राजा ने सोचा। ही समन्ड द सोल्जर, उन्होंने, समन मतलब बुलवाना, और ही समन्ड द सोल्जर, उन्होंने सिपाही को बुलवाया। आगे देखिए, When the potter came, और कब मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम, when the potter came, जब कुम्हार आया, the king asked him, राजा ने उससे पूछा, यंग मैन मतलब कि नवयुवक, आई नो, मैं जानता हूँ, यू आर ए ब्रेव पर्सन, आप एक बहादुर आदमी हो, बहादुर इंसान हो। दिस मार्क ऑन योर फोरहेड इज़ द प्रूफ ऑफ योर ब्रेवरी, ये जो मार्क है, निशान है, ऑन योर फोरहेड, आपके माथे पर, इज़ द प्रूफ ऑफ योर ब्रेवरी, ये आपकी बहादुरी का, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, ये आपकी बहादुरी का सबूत है। आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो ड्यूरिंग विच वॉर यू गॉट दिस मार्क। और दोस्तों इंटरेस्टेड का मतलब होता है कि चीज़ में दिलचस्पी होना, तो उन्होंने क्या कहा आगे, आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो, मतलब मैं वास्तव में जानने में दिलचस्पी है, मतलब मेरी इस बात को जानने में दिलचस्पी है। ड्यूरिंग विच वॉर मतलब किस युद्ध के दौरान, यू गॉट दिस मार्क मतलब आपको ये निशान मिला। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या कहा कि मेरी इस बात को जानने में दिलचस्पी है कि आपको किस युद्ध के दौरान ये निशान मिला, या निशान आपको ये लगा। एंड ऑल्सो टेल मी, और मुझे ये भी बताओ, द रीज़न, जो कारण है, फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट ना करने का मतलब भाग ना लेने का जो कारण है, इन द डुअल कॉम्पिटिशन, इस डबल कॉम्पिटिशन में, प्रतियोगिता में हिस्सा ना लेने का, पार्टिसिपेट ना करने का जो कारण है वो भी मुझे बताओ। चलिए दोस्तों आज हम इस कहानी को यहीं तक रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और जो अभी ये जो वीडियो है आज की ही स्टोरी वीडियो में कवर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं कोशिश करूँगा कल दोपहर को या फिर कल शाम को इसका मैं दूसरा पार्ट ज़रूर कवर करूँगा। और दोस्तों आज आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि पिछले 1-2 वीडियो में मैंने कॉमेंट देखे जहाँ आपने बताया कि सर आप कई बार बहुत जल्दी पढ़ा देते हैं, सही से एक्सप्लेन नहीं करते। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि आप सेकंड पार्ट सुनने में भी इंटरेस्टेड हो तो वो भी कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।